Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Geography part NCERT base chapter number 4 Climate part number 5 topic Coriolis force. Topic is Coriolis force. Today we learn what is the Coriolis force. What is the meaning of Coriolis force? What is the merits of the Coriolis force? What is the effect of the Coriolis force on the earth? तो आज हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में कि ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, कोरियोलिस फोर्स इज एन appearance force caused by the earth rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि ये जो डेफिनेशन है कि क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, क्या कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स इज ए नॉट ए फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक फोर्स नहीं है, एक्चुअली में कोरियोलिस फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये विंड डायरेक्शन है। क्या है? विंड डायरेक्शन है। हवा की जो गति है, गति को कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड पर, उसको डायरेक्शन को चेंज करता है। किसको करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन, हम अपने जो अर्थ बनाते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं, ये हमारा जैसे ग्लोब है, क्योंकि जो हमारे ग्लोब्स है, जो हमारी अर्थ है, उसकी जो इसकी इमेज है वे जियोड है। जियोड जैसे इसकी जियोड है, लक्षण नीचे से जो हमारे जियोड है, ये ऊपर से ये चपटी है एक तरह से, और इधर का जो स्पेस है यहां से चौड़ी है नीचे। ये जो पार्ट है जो हमारा दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर, ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है ये हमारा ये वाइड है, लेकिन ये नैरो है, ये थोड़ा सकराई चपटी है। नीचे से इसकी अगर हम आकृति देखते हैं तो इस प्रकार से ये इस प्रकार की आकृति है जियोड से। तो जो वेव्स है और जो अर्थ जो हमारी मोमेंट्स करती है, रिवोल्यूशन करती है, अर्थ रोटेशन करती है, अर्थ रोटेशन की एक डायरेक्शन है, जो उसकी जो डायरेक्शन है अर्थ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, इस प्रकार से इसकी ये डायरेक्शन है अर्थ की। इस प्रकार से हमारी अर्थ रोटेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा ग्लोब्स है, आप देखिए ग्लोब्स, ये जो ग्लोब्स जो हमारे अर्थ है, ये 23.5 डिग्री जो एंगल है, 23.5 डिग्री है, ये अपने एक्सिस के ऊपर है। ये 23.5 डिग्री ये इसके ऊपर एक मुड़ी हुई एक तरह से हम कह सकते हैं। ये अगर ये बिल्कुल सीधा होता है ऐसे,
तो बिल्कुल हम इसको पैरेलल कहते हैं कि बिल्कुल 90 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जैसे सामने से आप देख रहे हो तो इससे देखने से जो आपका जो सदर्न पार्ट जो है इसका, या हम कह सकते हैं इसको, जो आपका जो सदर्न पॉल है, सदर्न पॉल आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जो नॉर्थ पॉल है वे नॉर्थ पॉल दिखाई नहीं दे रहा। अगर जैसे इसको इस साइड से लेते हैं, इस पॉल से, ये साइड से जो ऑपोजिट, तो यू हैव सीन ओनली द नॉर्थ पॉल। अब इस समय आप केवल इसको नॉर्थ पॉल दिखाई दे रहा है, आपको सदर्न पॉल दिखाई नहीं दे रहा। और इसके अगर रोटेशंस देखते हैं अर्थ की, जो रोटेशंस है अर्थ की वेस्ट टू ईस्ट, ये पार्ट्स का वेस्ट है और इसका ईस्ट है, तो अर्थ इसका ये रोटेशंस कर रही है। अर्थ का जो रोटेशन सब जगह है ये रोटेशंस कर रही है। इस रोटेशन से जो इसका जो लेयर, जो ऊपरी वाला जो पार्ट्स है, जो विंड्स जो बह रही हैं, ब्लोइंग ऑफ द विंड्स, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही इसकी। देखिए जैसे कि इसका रोटेशन कर दिया, अर्थ की रोटेशन करने की ये इसकी प्रोसीजर है, इस प्रकार से घूम रही है, तो उससे जो बल हो रहा है, उससे जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स नहीं है लेकिन एक विंड डायरेक्शन है, उसको हम कोरिलेसिस फोर्स कहते हैं। विंड्स कैसे चेंज होती है देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, द अदर नेम इज द इक्वेटर, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और हिंदी में इसको 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या दूसरा इसका नाम हिंदी में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इंग्लिश में हम इसको इक्वेटर, इक्वेटर इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, इक्वेटर से। तो अब देखते हैं इसकी जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ग्लोब है, ये जो हमारा जो ग्लोब है 0 डिग्री, वी कैन से द इक्वेटर is divide the globe is the 2 parts. One is that is called the northern hemisphere या northern hemisphere. तो इस पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, and this part is called the southern hemisphere. हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या जिसको हम उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, और इस पार्ट को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और द साउथ हेमिस्फीयर। तो ये इसका अब कह रहा है रोटेशन, द कोरिलेसिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल। जो कोरिलेसिस फोर्स है वे किसका रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी है? फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स, जो विंड्स है, जो हवा है, उनको अपेक्षित करता है, डिफ्लेक्टिंग कर रहा है विंड्स टुवर्ड द राइट इन द नॉर्थर्न। अगर जैसे कोई व्यक्ति, ये जैसे विंड्स इधर से जा रही है, इधर से ये विंड्स इधर जा रही है, तो इधर से जो विंड्स जा रही है, तो इन विंड्स की जो डायरेक्शन है इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाएगी। ये डायरेक्शन इस प्रकार से डायरेक्शन जाने वाली कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड द राइट, की राइट साइड। जैसे मान लीजिए इधर ये कोई ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे ये एक व्यक्ति खड़ा है और इसका जो माउथ है उसका फेस उधर है। जैसे मान लीजिए इस समय मैं खड़ा हूं यहां सामने और इधर मेरा मुंह है, तो मेरा जो राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड है ये, मैं मान लीजिए इसके ऊपर खड़ा हूं नॉर्थ हेमिस्फीयर पर, मेरा राइट हैंड ये है, तो
राइट साइड की ओर जो विंड्स है वे टर्न हो जाएंगे। तो ये राइट सेंस है। तो राइट क्या है, डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थर्न राइट हैंड। तो राइट साइड को, ये जो राइट सेंस है, इस राइट साइड की ओर ये आपका डिफ्लेक्टिंग हो जाएंगे। तो ये राइट सेंस है। उसके बाद क्या है, राइट साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ये इवेंट्स अगर इस प्रकार से मान लीजिए आ रही है, नॉर्थ से ये विंड्स आ रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर से, और सदर्न हेमिस्फीयर आएगी, तो इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन है वे इस प्रकार से आने के बाद में इस प्रकार से हो जाएगी लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड की विंड्स हो जाएगी। लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इधर एक व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा हुआ है और इसका चेहरा, जैसे ये एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, इसका चेहरा इस प्रकार से इमेज मान लेते हैं, ये इसके पैर है, इसके मुंह। अब इसका लेफ्ट की होगा, राइट की है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका लेफ्ट की है, तो लेफ्ट साइड में ये, तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड में जो विंड्स है वे टर्न हो जाएगी। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो ग्लोब्स है और ये आपका जो 0 डिग्री इक्वेटर है, यहां पर मान लीजिए इस पार्ट में यहां पर मैं खड़ा हूं, मान लीजिए ये जो इस पार्ट है, इस पार्ट में मैं ऐसे खड़ा हूं यहां पर। अब मेरा लेफ्ट का साइड कौन सा, ये राइट है इधर, अब मेरे ये लेफ्ट साइड है। तो जो विंड्स है, ये विंड्स इस साइड में लेफ्ट साइड में टर्न हो गए, टर्न, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट साइड। ये देखिए ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड है मेरा, ये लेफ्ट साइड। जैसे मान लीजिए मैं इस पार्ट में खड़ा हूं, मैं यहाँ पर, ये मैं हूं, मान लीजिए ये मैं खड़ा हूं और मेरा लेफ्ट साइड ये है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर से विंड्स ब्लोइंग कर रही है, ये आ रही है। जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में आएगी तो विंड्स की जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट की ओर टर्न हो जाएगी। किसकी ओर, लेफ्ट की ओर। जैसे ये हमारे यहाँ, तो ये मेरा लेफ्ट है, तो विंड्स जो है ये इस प्रकार से, ये और इसमें इस प्रकार से। तो ये कोलासिस बोल रहा है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड में, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है आपका, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ में 0 डिग्री, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको राइट साइड में और सदर्न में आपको लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो आपकी विंड्स हैं, ये विंड्स आपकी मुड़ जाती है। अब देखिए ये होता कैसे है, ये जो लेफ्ट में जो विंड्स है, आप लोगों से ये इधर क्यों नहीं घूमती, ये इधर क्यों नहीं जाती, टर्न नहीं करती, ये केवल लेफ्ट में ही क्यों घूमती है। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो अर्थ का जो रोटेशन है, इसका मेन कॉजेज है अर्थ रोटेशन। जैसे अर्थ का रोटेशन ये है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में जो हमारा जो अर्थ है वे रोटेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए मैं इस पैलेस के ऊपर, या कोई व्यक्ति इस पैलेस के ऊपर यहां खड़ा है, जैसे मान लीजिए स्वीडन है, ये स्वीडन है, यहां स्वीडन के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और वे कहता है ये स्वीडन के बाद में मैं यहां इजिप्ट, जो बिल्कुल जस्ट है, मैं इजिप्ट के ऊपर जाना चाहता हूं। अब जैसे व्यक्ति यहां से जंप करता है और इजिप्ट से यहां आएगा, फोर्स लगाएगा, लेकिन यहां आने के बाद में जैसे आएगा तो हमारी अर्थ जो है अब रोटेशन कर रही है, अब स्टेबल नहीं है। इस समय तो स्टेबल है, जैसे मान लीजिए इसको स्टेबल किया है कि यहां इस क्षेत्र से, जैसे इस क्षेत्र में बताया कि इजिप्ट के अंदर आएगा कोई भी व्यक्ति, जैसे स्वीडन से
जो आपका स्वीडन है और स्वीडन से और इजिप्ट में आना चाहता है, इजिप्ट में, तो इस समय स्टेबल है, तो जैसे डायरेक्ट वाले इधर से जंप करता है तो सीधा जाएगा, लेकिन जो हमारे अर्थ है वे अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन कर रही है, वे कंटिन्यू रोटेशन कर रही है, और जब यहां से व्यक्ति जंप करके आएगा तो इतने ये जो अर्थ है ये रोटेशन कर जाएगी, आगे की ओर चल जाएगी। तो जैसे जब तो इजिप्ट से है जो आगे की ओर निकल जाएगा, तो स्वीडन से व्यक्ति इजिप्ट के अंदर न पहुंचकर इसकी जो पिछला वाला जो पॉइंट है उस पिछले वाले पॉइंट में हो जाएगा, क्योंकि अर्थ रोटेशन यहां से आने के बाद में जैसे व्यक्ति जंप लगा कर आएगा तो अर्थ आगे की ओर मूव कर जाएगी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वे चेंज हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, और जिस समझाते हैं आपको। नेक्स्ट, क्लियरली कैट कोरसिस क्रॉस। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा, ये इस टाइप में एक हमारा झूला है गोल, ये अर्थ हमारी राउंड है। अब इसमें मान लीजिए फॉर व्यक्ति, फॉर स्टूडेंट्स है, एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है ए, दूसरा व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है बी, और थर्ड व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है सी, और फोर्थ व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, उसको कहेंगे डी। अब इनके पास में एक बॉल है, क्या है, बॉल है। अब इनके पास में बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है इनके पास में, इनके पास में ये बॉल है, और इसके पास में ये बॉल है, ये एक बॉल है। अब ये जैसे झूला अपना, ये इसका कोई एक्सिस के ऊपर ये बिल्कुल रुका हुआ है, अब स्टेबल है। अब इस व्यक्ति को बॉल थ्रो करेगा ये, तो ये कैच कर लेगा, और इस व्यक्ति को ये बॉल कैच करता है, थ्रो करता है, तो ये इसको कैच कर लेता है, क्योंकि इस समय ये रोटेशन पे नहीं है झूला, ये स्टेबल है। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिकल माध्यम से इसको चलाया दिया जाता है, रोटेशन कर लिया जाता है, और इस समय जैसे ये इसके पास बॉल आ गई तो ये बॉल इसको थ्रो करेगा, ये बॉल, तो कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो जाएगी बॉल, बॉल क्या होगी, एक्सचेंज होगी, इसकी बॉल इसके पास में और इसकी बॉल बी के पास, बी की डी के और डी किसके पास में, या सी इसके पास में, ए के पास में, ए इसके पास में, या ए बी को, बी ए को, ऐसे इसको एक्सचेंज करेंगे। तो इसको हो सकता है तब तक ये रनिंग में नहीं है, रोटेशन नहीं है, जब तक ये रोटेशन नहीं है तब तक इसका योग। लेकिन जब ये रोटेशन होता है, ये झूला, अगर ये जो झूला रोटेशन होता है, ये रोटेशन होता है, और इनके पास में बॉल है, ये बॉल इसके पास रोटेशन है। अब जब ये रोटेशन करेगा और यहां से ब्लॉक को थ्रो करेगा, इसको थ्रो करना चाहता है, और मान लीजिए ये रोटेशन इस प्रकार से हो रहा है, इनका रोटेशन ऐसे, अब ये रोटेशन हो रहा है इसका, जैसे ब्लॉक बॉल को थ्रो करेगा, इसको थ्रो बॉल को अपना बी जो फ्रेंड्स है, अपने फ्रेंड्स बी को थ्रो करना चाहता है कि इसकी बॉल को बी कैच करे, लेकिन जैसे ये रोटेशन करेगा, ये झूला रोटेशन करेगा, तो ये बॉल इधर फेंकना चाहता है, लेकिन ये कैंडिडेट तब तक इधर आ जाएगा और बॉल बी को न मिलकर ए को मिलेगी। ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी कि ये जो व्यक्ति है, डी व्यक्ति बी को बॉल फेंकना चाहता है, तो बी को नहीं मिलेगी, क्यों, ये जो स्पीड से बॉल जा रही है, बॉल इस प्रकार से जा रही है, तो इसकी भी एक स्पीड है, इसकी गति है, इसकी गति को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वे इसकी हाई स्पीड है, इसके बजाय जो रोटेशन कर रहा है, और रोटेशन की गति स्लो है। लेकिन फिर भी जब तक बॉल जाएगी तब तक ये जो इसका जो एक्सिस है,
ये घूमकर आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो बॉल या तो इसको मिलेगी या बीच में से थ्रो हो जाएगी, बीच में से इसमें थ्रो हो जाएगी। ये देखिए ये कंडीशन, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा। और नॉर्थ हेमिस्फीयर जिस जो कंडीशन है ये आपका कौन सा था, राइट हैंड, क्या हो गया, राइट साइड। सेम इसी प्रकार से सेम कंडीशन अगर देखते हैं कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का कैंडिडेट्स और इसको डी को बॉल थ्रो करना चाह रहा है, ये डायरेक्टली जब तक स्टेबल है तब तो ठीक है, अभी रोटेशन ही है। लेकिन जब ये रोटेशन पर होगा, ये जब रोटेशन से होगा, ये अपना रोटेशन करेगा, झूला ग्राउंड जो रोटेशन करेगा, तो इसको जो बॉल फेंकना चाहता है, तो ये बॉल जैसे इसको फेंकेगा आगे लिए, तो ये व्यक्ति ये भी आगे निकल जाएगा। और जैसे जो बॉल है, ये जैसे बॉल इस प्रकार से आ रही है ऐसे, तो ये बॉल इस प्रकार से ऐसे टर्न हो जाएगी, इसको कहते हैं लेफ्ट, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट। तो ये कह रहा है towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। ये है इसका कोरियोलिसिस फोर्स का रीजन। तो जो विंड डायरेक्शन है, डिफ्लेक्टिंग विंड्स, इसमें विंड डिफ्लेक्टिंग होती है, स्पीड के ऊपर कोई उसमें फोर्स है, स्पीड के ऊपर कोई इसकी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इसी का देते हैं, जैसे ये हमारा ये ऐसा होता क्यों है, जैसे ये जो हमारी अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, मतलब बताया कि आपका ये 0 डिग्री और ये हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये हमारा साउथ पोल 90 डिग्री। तो क्या इसका रेडियस देखते हैं, इसका अगर रेडियस देखते हैं अर्थ का, तो ये इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर पर जब मोस्टली जो इसका रेडियस है, जो हमारा 12,756 किलोमीटर है, और अर्थ के ऊपर हम इसका देखते हैं, तो सॉरी पोलर पर देखते हैं, ये तो इक्वेटर है, इक्वेटर रेडिएशन ऑफ द अर्थ इज द 12,756 किलोमीटर, बट द पोलर रेडियस इज द 12,713 किलोमीटर। इट मीन्स द लो, इसमें कम है कि पोलर, जिसको हम कहते हैं ध्रुव, पोलर्स के ऊपर जो रेडियस होता है, जो हमारा व्यास है पृथ्वी का, वे 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर, बट द इक्वेटर रेडियस ऑफ द अर्थ इज 12,756 किलोमीटर रेडियस है। ये इसलिए इसका जो इफेक्ट है, वे पोलर पर सबसे अधिक होगा और इक्वेटर के ऊपर सबसे कम इसका इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो रोटेशन की जो गति है, उस रोटेशन की के कारण से इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं इसके जो कोरियोलिसिस फोर्स है, उस कोरियोलिसिस फोर्स को ही दिस इज आल्सो नॉन एज द फेरेल्स लॉ, फेरेल्स का नियम कहा गया है, क्योंकि फेरेल्स महोदय एक विद्वान थे ज्योग्राफर, उसका नाम था फेरेल्स का लॉ भी कहते हैं, क्योंकि फेरेल महोदय ने भी ये एक नियम दिया था, क्या कि इमेजिन फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर उत्तरी गोलार्ध में खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से माने विंड्स जिस प्रकार से बह रही है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये किसने कहा था, फेरेल्स ने कहा था कि फेरेल्स क्या है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कि विंड की डायरेक्शन की तरफ अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है,
विंड की डायरेक्शन कर रहा है, जिस साइड से, जिस दिशा से विंड्स ब्लोइंग हो रही है और उसकी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, या उसकी पीठ उसके पीछे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, ये ह्यूमन बीइंग्स, और इसकी पीठ इधर है। फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है ए, ये मैं खड़ा हूँ मानते मैं यहाँ पर, और मेरा मुंह इधर है, और जो डायरेक्शन जो ब्लोइंग हवा है, वे हवा इधर से आ रही है, मेरी पीठ से इधर ब्लोइंग कर रही है, तो मेरा जो राइट साइड है, तो जो विंड्स है इस कार से ऐसे राइट एंड की ओर मुड़ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न द विंड्स। एंटी क्लॉक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो आगे ये आपका रोटेशन, अर्थ का रोटेशन का ये है वेस्ट टू ईस्ट, और ये एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से फेरल लॉ से कहा कि अगर कोई व्यक्ति सदर्न हेमिस्फीयर में खड़ा है, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर, और ये विंड्स इधर से आ रही है, नॉर्थ से इधर से आ रही है, तो इसकी जो है वे लेफ्ट की ओर टर्न हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो विंड्स आ रही है, तो इधर की ओर टर्न हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे हवा इधर की ओर आ रही है, और मेरा जो माउथ है वे डायरेक्शन विंड्स की ओर है, इधर से ब्लोइंग ऑफ द विंड्स हवा आ रही है, और मेरा माउथ बिल्कुल उसके फ्रंट में है। मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ सदर्न हेमिस्फीयर में, अब विंड्स इधर आ रही है, तो जो विंड्स है लेफ्ट साइड में, तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, दिस इज द लेफ्ट, जो मेरी बॉस मतलब ये लेफ्ट साइड है, तो विंड्स है इधर की ओर हो जाएगी। तो ये नियम बताया फेरल। तो कोरिलेशन जो फोर्स का जो रूल्स है, उसी को हम फेरल्स का लॉ भी कहते हैं, फेरल्स का नियम भी बोलते हैं। ये एंटी क्लॉक और ये क्लॉकवाइज। winds is the turn in the north hemisphere the anti-clockwise and the southern hemisphere in the clockwise। अब इसे क्या क्या इसके इफेक्ट्स है, कैसे प्लस है, देखिए इसके इफेक्ट्स देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके क्या इसके मेरिट्स हैं। इस कोरिलेशन जो फोर्स है, उस कोरिलेशन फोर्स के क्या उसके इफेक्ट्स हैं। कोरिलेशन फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको मेरिट्स क्या बोल सकते हैं, कि क्या उसके गुण हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोरिलेशन फोर्स, उसके मेरिट्स क्या हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। कोरिलेशन फोर्स है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको देखते हैं। क्या इससे रिजल्ट्स क्या निकल सकता है, हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट्स डायरेक्टेड एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो। इसका जो इफेक्ट जो पड़ता है वे एयर फ्लो पर होता है। डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो डायरेक्टेड एट राइट एंगल, जो आपका राइट एंगल है, दाईं ओर का जो है एंगल, टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो, जो हवा की जो गति है, जो हवा बह रहा है, हवा की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को चेंज करता है। मैंने एट फर्स्ट में भी आपको बोला था कि एयर जो कोरिलेशन फोर्स एक फोर्स है, इसको फोर्स कहते हैं, लेकिन मोस्टली मेन जो है ये विंड डायरेक्शन है। क्योंकि जब हमारा जो अर्थ है, अर्थ भी हमारा रोटेशन कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और साथ में जो गतिशील वस्तु है, मोमेंटल जो थिंग्स है, जब उसकी स्पीड हाई होती है तो उसको बता रहा है इसको। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से नॉर्थ से जंप करता है और इधर करता है जंप, जब स्पीडली जंप करता है, लेकिन ये भी अर्थ भी रोटेशन कर रही है और ये भी तेजी से आ रहा है, तो इससे ये जो पार्ट है ये आगे की ओर चला जाएगा, और इस प्रकार से भी इसके डायरेक्शन उसको हो जाएगा। सेकेंड, affected only wind direction, not the wind speed। कोरिलेशन फोर्स केवल विंड की डायरेक्शन को, हवा की दिशा को
चेंज करता है, हवा की दिशा के ऊपर प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। जो विंड डायरेक्शन है उस पर अफेक्टेड करता है कि विंड स्पीड को ऊपर नहीं करता। अगर विंड जिस गति से बह रही है, फॉर एग्जाम्पल 90 किलोमीटर प्रति घंटे या 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर्स बह रही है, तो उसकी स्पीड वही होगी। देयर इज नो वेरिएशन ऑफ द विंड स्पीड बट द विंड डायरेक्शन इज द अफेक्टेड। कि हवा की जो गति है, डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नॉट ओनली योर सिलेबस ऑफ द एनसीईआरटी इन द एकेडमिक ईयर बट इन द कंपटीशन लेवल आल्सो द इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक। ये आपके केवल यही नहीं है कि 9th और 10th क्लास में पास आउट करना है, उससे नहीं है, आपका कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अफेक्टेड या अफेक्ट्स ओनली विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको लगा दो लर्न करना दो कि अफेक्टेड ओनली विंड डायरेक्शन नॉट द विंड स्पीड। ये विंड स्पीड को अफेक्टेड नहीं करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड स्पीड, जैसे कि बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके लिए? ये स्पीड्स के लिए प्रोपोर्शनल है प्रत्यक्ष रूप से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने अभी बताया था आपको अर्थ का, कि स्ट्रॉन्ग माने मैक्सिमम, मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स। सबसे ज्यादा जो उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, ये पोल्स के ऊपर होता है। ये जो पोल्स है, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। ये पॉइंट और ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स, जहां पर सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, मैक्सिमम। वीकेस्ट इन जीरो एट द इक्वेटर, इसके ऊपर सबसे यानी 0 होता है, ये सबसे कमजोर होता है, सबसे कम। किसका? कोरियोलिस जो फोर्स है सबसे अधिक नॉर्थ पोल को पड़ता है और सबसे कम होता है इक्वेटर पर। यही रीजन है जब इसका कोरियोलिस फोर्स का जो सबसे कम प्रभाव से पड़ता है, इसलिए यहां पर क्या कह सकते हैं हम, इसलिए हम यहां पर कहते हैं कि ये जब सबसे कम इसका इफेक्ट होता है इक्वेटर पर, तो यहां जो साइक्लोन है वे कभी भी यहां पर नहीं बनते हैं। साइक्लोन यहां पर नहीं बनते हैं, जिसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट सा था कि आपसे पूछा था कि जो मैक्सिमम जो इफेक्ट है आप उसका कोरियोलिस फोर्स का कहां पर होता है? ये पोल पर होता है। किस पर होता है? पोल पर होता है। और सबसे वीकेस्ट यानी 0 जो उसके इफेक्ट होता है, ये होता है इक्वेटर पर। इसमें होता है इक्वेटर पर। ये था आज का हमारा टॉपिक, कोरियोलिस फोर्स। कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, उसको किस प्रकार से कोरियोलिस फोर्स को फेरेल्स का लॉ बोला है, फेरेल्स महोदय ने कैसे उसको कहा है, तो आपको आज प्रैक्टिकली एक तरह से बताया कि किस प्रकार से जो अर्थ का रोटेशन, जो वेस्ट टू ईस्ट में रोटेशन करती है, और उस रोटेशन के साथ में और जो स्पीड, जो गतिशील वस्तु है, उससे कैसे ये प्रभावित होती है और उसके क्या क्या उसके रिजल्ट्स थे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी इसको बताना, उसको शेयर करना, ताकि सोशल डिस्टेंस बनाते हुए इस जो प्राकृतिक आपदा के जो समय उसमें अच्छा से अच्छा अध्ययन कर सके। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो इस टॉपिक में, कोई यू हैव एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स, तो यू सेंड मी द एनी मैसेज और कमेंट्स दिस वीडियो। तो आप मुझे कमेंट्स करना या मैसेज करना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकूं। आपकी सॉल्यूशन के लिए मैं रेडी हूं, और आपको अच्छा वीडियो लगाइए
तो आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ओके, थैंक यू।